दोस्तों विप्रो लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट में इस बार कुछ कमी रह गई है। अब क्या कमी रह गई है उसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से एनालिस करेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बड़े फैसले और लिए गए हैं और सबसे जो बड़ी बात है कि इस रिजल्ट के बाद अब आगे की क्या संभावना बन रही है। क्या विप्रो में यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बनेगी या फिर स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। वैसे आज आईटी सेक्टर में गिरावट थी, उसके बावजूद भी विप्रो ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो रिजल्ट है यह मार्केट क्लोज होने के बाद में आया है, तो उसका असर आज तो देखने को नहीं मिला। ये जो असर है ये हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो क्या संभावना बन सकती है। वैसे आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव में और जिस तरह से ग्लोबल रीजन बने हुए वो बाजार के लिए तो ख़राब है ही, लेकिन स्पेशली आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में काम करती है विप्रो। और ऐसे में जब देख सकते हो एक के बाद एक जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है, उसका सीधा असर देखने को मिलता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज बाजार में तो तूफानी तेजी हमने देखी है। 73,088 का स्तर फिर से बाजार ने पकड़ लिया है 599 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी के साथ, यानी 0.83% की तेजी के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बाजार की शुरुआत 500 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ हुई थी। उस हिसाब से देखें तो जो रिकवरी है वो लगभग 1100 पॉइंट की है। लेकिन इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी मिड कैप में आज पिटाई हुई है। मिड कैप के स्टॉक काफ़ी नीचे रहे। ये सिर्फ इंडेक्स बैक्स तेजी थी। और निफ्टी आईटी में भी आज हमने गिरावट देखी है, क्योंकि ग्लोबल रीजन सीधा इसको इफेक्ट करते हैं। तो इस समय 33,368 के स्तर पे आज क्लोजिंग थी निफ्टी आईटी में और 130 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो भले ही बाजार में 600 पॉइंट की भारी भरकम तेजी हो, लेकिन निफ्टी आईटी 0.39% गिरा है। उसके बावजूद भी विप्रो ने रिजल्ट के दम पे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बनी कि रिजल्ट के पहले होप थी कि रिजल्ट अच्छा होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो देख दो कि स्टॉक की शुरुआत तो नेगेटिव हुई 440 पर, क्लोजिंग थी कल की 444 के आसपास। इंट्राडे में 437 का लो भी बना, यानी काफ़ी अच्छी इसमें गिरावट की संभावना बनी। लेकिन निचले लेवल से इसमें खरीदारी लौट के आई और इसने 453 का हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग 452 के आसपास रही, जहाँ पे हमें 1.74% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर तेजी बनी है लगभग 0.2% की। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 10 अप्रैल को स्टॉक 477 के आसपास था, जहाँ पे 0.3% की तेजी बनी। लेकिन उसके बाद में जैसे बाजार में गिरावट का माहौल शुरू हुआ, 12 अप्रैल को स्टॉक आ गया 470 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की गिरावट हुई। 15 अप्रैल को स्टॉक की क्लोजिंग 459 के आसपास थी, जहाँ पे 2.4% की फिर से गिरावट हुई। और 16 अप्रैल को भी उतनी ही गिरावट हुई, 448 के आसपास स्टॉक आ गया 2.24% की गिरावट के साथ। और 18 अप्रैल को भी इसमें गिरावट के साथ ही हमने क्लोजिंग देखी है 444 के आसपास, जहाँ पे 0.9% की गिरावट थी। अब यहाँ पे कंपनी ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो प्रॉफिट में 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। और देख सकते हो इस बार 2,835 करोड़ के आसपास रहा है कंपनी का प्रॉफिट, जो देखो पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,074 करोड़ के आसपास था। सबसे बड़ी बात है कि रिवेन्यू भी घट के 22,208 करोड़ के आसपास आ गया, जो पिछले साल 23,190.3 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रिवेन्यू भी गिरा है और प्रॉफिट भी गिरा है, जिससे कह सकते हैं कि मंडे को बाजार में इस स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2,835 करोड़ रहा है और आप देख सकते हो कि इसमें 7.9% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल 3,074.5 करोड़ के आसपास था और इसी तरह से रिवेन्यू में भी 4.2% की गिरावट है, जो इस बार 22,208 करोड़ के आसपास रहा, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 23,190 करोड़ के आसपास था। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इस बार जो क्वार्टरली लेवल पे देखें तो 5% की वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा है। 2,694 करोड़ का देख सकते हो कि प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 3 में। उस हिसाब से इसमें हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% की वृद्धि देखी है और साथ में रिवेन्यू में भी वृद्धि हुई है 1.3% की, जो 22,205 करोड़ के आसपास था पिछले क्वार्टर में। तो भले ही ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट खराब रहा हो, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट अच्छा रहा है, यह एक इसका बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि वैसे भी आईटी सेक्टर दबाव में था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा किया है। कंपनी का आईटी सर्विस सेगमेंट का रिवेन्यू देखें तो वो इस बार 2,657.4 मिलियन
डॉलर के आसपास है, जिसमें 6.4% की गिरावट देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 0.1% की वृद्धि देखने को मिल रही है। अब इस रिजल्ट पे मौके पे देखें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखिए श्रीन पिल्लाई की तरफ से जो मैसेज निकल कर आया, उनका कहना है कि जो Q4 का रिजल्ट है वो बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी हमने अच्छा किया है, हम इसको देख के हम सेटिस्फाइड है। इस समय ग्लोबल रीजन बाज़ार के लिए ठीक नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, परंतु आने वाले समय के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा आशावादी है। आने वाले समय हम बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। आने वाला जो समय वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर है और ऐसे में हमारा क्लाइंट बेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हम इस सेक्टर में एक तरह से हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी है और इसीलिए हमारे पास एडवांटेज है कि हम इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़े और आने वाले समय विप्रो बेहतर करेगा। साथ में कंपनी की तरफ से एक बड़ा फैसला और लिया गया है। देख दो कि विप्रो ने रीअपॉइंटमेंट की है ऋषदेव प्रेम जी की, जो होल टाइम डायरेक्टर होंगे कंपनी के, तो ये फिर से रीअपॉइंट हो चुके आने वाले समय के लिए। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो इस बार 16.4% के आसपास रहा है, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 40 BPS की वृद्धि देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो BFSI मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन में अगर आप देखें तो रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है कंपनी का और 8.9% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कम्युनिकेशन में 20% की डिक्लाइन है और मैन्युफैक्चरिंग में 11.5% की डिक्लाइन है। तो दूसरे जो बिजनेस है वो इस बार काफ़ी निगेटिव रहे, उसमें देख दो कि गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में 1.3% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का टोटल जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो 17,620 करोड़ के आसपास रहा फोर्थ क्वार्टर के दरमियान, जिसमें 35% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है और नेट इनकम देख दो कि 158.6% के आसपास रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट को अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट अच्छा है, ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट जरूर कमजोर है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा नेगेटिव असर सोमवार को देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमेशा हर शेयर होल्डर की आशा होती है कि विप्रो, जिसको बोनस का बादशाह कहा जाए, क्या बोनस इस बार देगा, लेकिन कंपनी ने बोनस का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को खुश कर दिया है, उनको शेयर बोनस के रूप में देके। तो यहाँ पे बोनस के रूप में शेयर जारी किए गए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कंपनी ने रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट प्लान 2004 के तहत अपने एम्प्लॉयज़ पे जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको एक तरह से बोनस के रूप में यहाँ पे शेयर जारी किए गए। ये देख लो कि 96,899 इक्विटी शेयर दिए गए उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है और उनके जो कारोबार के दम पे उनको बोनस शेयर जारी किए गए। तो कंपनी लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी हौसला अफजाई करने के लिए इसी तरह से बोनस शेयर जारी करते हैं। तो ये बोनस शेयर जारी हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि शेयर होल्डर बहुत समय से इंतजार करते हैं कि कब हमें बोनस मिलेगा। आने वाले समय हो सकता है कि कारोबार पटरी पे आएगा तो बोनस जरूर देगी विप्रो, क्योंकि लगातार बहुत बार इन्होंने अच्छा विप्रो ने बोनस दिया और इस बोनस के दम पे ही लोग माला माल भी हुए विप्रो में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।